नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हड़ताल के साथ भी हूँ और हड़ताल के बाद भी, यानी मैं हर पल आप लोगों के साथ रहूँगी। हाँ, कुछ दिन के लिए जब हमारा हड़ताल चल रहा था, मैंने अपने मेन वीडियो को रोक रखा था, यानी उसमें भी हड़ताल चल रहा था, क्योंकि मन नहीं होता था कि मैं उस तरफ जाऊँ। हमारे कितने साथी अपने घर से दूर वहाँ डेरा डाले हुए थे और हमारा मन कैसे घर में लग सकता था। इसलिए मैं भी आना जाना कर रही थी और मेरा भी अत्यधिक समय उसी धरना स्थल पर बीतता था। धरना खत्म हुआ, हड़ताल खत्म हुई, लेकिन फिर भी सबके मन में आज भी शंका व्याप्त है कि आखिर इस हड़ताल से हमें मिला क्या। इस हड़ताल से मिला क्या, यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सबके मन में कौंध रहा है कि आखिर इसका जवाब क्या है। हड़ताल आखिर अचानक से ऐसे कैसे समाप्त हो गया। आप जान ले, यह हड़ताल ऐसे ही नहीं समाप्त हुआ। चार मुलाकातों के बाद जब इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें अब अपना हड़ताल को विराम देना चाहिए, तो यह सचमुच पूरी टीम के लिए बहुत ही कठिन समय था। यह तय कर पाना कि क्या हम अभी भी हड़ताल पर डटे रहें या काम पर वापस लौटकर हम सरकार की नीतियों की राह तकें। उन्होंने जो कहा है उस पर वो कितने खरे उतरते हैं, इसका हम इंतज़ार करें। कुछ लोगों को तो कहने में तो कुछ नहीं लगता कि आखिर हमें मिला क्या, और ऐसा वही लोग कहते हैं जिन्होंने उस स्थल को जाकर देखा तक नहीं और घर में आराम किया। उनके लिए तो हड़ताल यानी छुट्टी का दिन। वे इस बात को भूल गए कि जिस एनएचएम के ठप्पे को लिए वे कार्य करते हैं, उस ठप्पे से उन्हें मुक्ति मिली। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि आखिर उस हड़ताली टीम ने किया क्या। ये तो उस बात को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस दंश को झेला है, अपने घर परिवार से दूर रहकर अन्न जल का त्याग किया है। आने वाली पीढ़ी उसकी सदा ऋणी रहेगी। जिन्होंने 21 दिन तक अपना अन्न जल त्यागा और उस धरना स्थल को इतना पवित्र बना दिया कि जहाँ से हमारी मांगे पूरी होने की पूरी संभावना बन गई और वह हमारे लिए एक तप स्थल हो गया। उस तप स्थल को हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। हम अपने मकसद में कामयाब हुए। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि सरकार अपनी मकसद में कामयाब हुई। समझने वाले तो कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन हमने जो समझा, हमने जो पाया, उसे मैं एक एक कर आपके सामने बता रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपके सारे सवाल मिल जाएंगे। यदि फिर भी कोई सवाल रहता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं कोशिश करूँगी अपने विवेक से या फिर अपनी पूरी टीम के मंथन के बाद आप तक सटीक सवाल के उत्तर को पहुंचा सकूं। इसलिए वीडियो पूरा देखकर यदि फिर भी मन में शंका हो तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस उम्मीद के साथ लिखें कि आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा और आप उससे संतुष्ट भी होंगे। 16 जनवरी 2023 राजभवन का घेराव और 17 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल और फिर 24 जनवरी 2023 से अनशन। लगातार 40 दिन तक चलने वाला अनिश्चितकालीन हड़ताल एक बैठक में समाप्त हो जाना किसी को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि ये उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा था जो यह कह रहे थे कि इस हड़ताल से क्या फ़ायदा हुआ। ये बात वही कह सकते हैं जो घर, ये उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा, या यूं कहें कि हजम नहीं हो रहा, जो हड़ताल में या तो घर में रहे या छुट्टी में घूमते रहे। क्योंकि जिन्होंने दिन रात एक कर दी, उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ एक मीटिंग के लिए 7,000 अनुबंध कर्मचारियों को एकजुट करना कितना कठिन था
और इस मकाम तक लाने में कितनों ने अपने शरीर को अस्वस्थ कर मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 21 दिन तक जिसने अन्न जल का त्याग किया, अनशन किया, उसे समझ में आता है कि इस हड़ताल का टूटना और ये एक बैठक कितना महत्वपूर्ण था। खैर, जो भी हुआ, सभी साथियों ने एकजुटता का परिचय दिया। इसके लिए सभी 7000 अनुबंध पारा स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मी भाई बहन धन्यवाद के पात्र हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी सदा इनकी ऋणी रहेगी। आइए अब एक एक कर सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि इस हड़ताल से हमने क्या पाया, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। सभी का एक सवाल सबसे पहले आता है कि इस हड़ताल से हमें मिला क्या? 40 दिन तक जो हड़ताल किया उसका क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहला फ़ायदा, हमें एनएचएम के दंश से मुक्ति मिलेगी। परमानेंट कर्मचारी जो कल तक हमें यह कहा करते थे कि एनएचएम तो कभी परमानेंट हो ही नहीं सकता, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, आज हमने उसे नकार दिया है। आज हमें यह उम्मीद जग गई है कि अब हमें एनएचएम कर्मी के दंश से मुक्ति मिलेगी और हम भी परमानेंट स्टाफ का दर्जा पाएंगे। दूसरा सवाल उनका था कि क्या ये जो हड़ताल अवधि है, इसमें जो छुट्टियां हैं, क्या उसका वेतन नहीं मिलेगा या 20 दिन का मिलेगा? तो आप यह जान लें कि हड़ताल अवधि का पूरा पैसा मिलेगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, खुश रहें। तीसरा सवाल कि ये 50% क्या है? आप ये समझें कि जो पूरी रिक्तियां होंगी उसमें से 50% हम जो पूर्व से कार्यरत हैं उनके लिए सुरक्षित है और जो 50% है उसमें सभी लोग भर सकते हैं, यानी वो ओपन वैकेंसी होगी। तो यदि 50%, 50%, 50% ऐसे करके यदि लगातार 3 साल लिया जाए, 2023 में, 2024 में और 2025 में 50-50% करके यदि कर्मियों की बहाली की जाए तो जितने भी अभी अनुबंध कर्मी कार्यरत हैं वे सभी परमानेंट हो जाएंगे और एनएचएम या अनुबंध पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और यह बहाली तब तक चलेगी जब तक सभी कर्मियों की भर्ती ना हो जाए। अब कुछ लोगों का सवाल है कि इसमें से होगा किनका? क्या नए लोगों का होगा या सिर्फ पुराने लोगों का होगा? तो पहले मेरे एक सवाल का आप जवाब दें कि यदि घर में 3 बेटे होते हैं या 3 बच्चे होते हैं तो सबसे पहले जो शादी की जाती है वह किसकी की जाती है? छोटे की या बड़े की? आप तो यह भी कह सकते हैं छोटे की भी पहले हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही हैं। तो छोटे की भी पहले हो सकती है। उसी प्रकार यदि संभावना हुई तो जो नए कर्मी हैं उनकी भी हो सकती है और पुराने जो हैं वो तो सुरक्षित हैं। लेकिन नियम क्या है कि सबसे पहले बड़े बच्चे की शादी होनी चाहिए, यानी जो पुराने कर्मी हैं पहले उनकी हो, बाद में फिर बीच वाले, उसके बाद फिर छोटे वाले की। तो ये तो खुशी की बात है ना कि शादियां सबकी होगी, यानी परमानेंट सभी होंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। आप यह समझें कि जिन्होंने 10 साल, 17 साल या 12 साल तक दंश झेला है उनका हाल कैसा होगा? आप क्या 1-2 साल वेट नहीं कर सकते? यानी सबकी बहाली होगी। यदि हमारी सबकी किस्मत अच्छी रही तो एक बार में ही सभी परमानेंट हो जाएंगे और यदि एक बार ना हो सके तो 3 बार में तो निश्चित रूप से। अब बताइए, अब कौन सा सवाल है आपके मन में? कुछ और रह गया हो तो आप बताएं, वरना मैं ही बताती हूँ। जो सवाल मेरे मन में है और मुझे लगता है कि आपके मन में भी होगा, तो सवाल वह है कि क्या यह जो वैकेंसी होगी इसके लिए
परीक्षा कौन सी होगी, जेएसएससी की होगी या ये जो विभागीय परीक्षा है। तो आप यह जान लें, जेएसएससी की परीक्षा इसके लिए बिल्कुल नहीं होगी। इस वैकेंसी में रिक्तियों के लिए सिर्फ और सिर्फ विभागीय परीक्षा होगी। विभागीय परीक्षा होगी और वह उन्हीं कर्मियों के लिए होगी जो इसमें कार्यरत हैं, और ओपन वैकेंसी में भी वो भर सकते हैं। यानी इस रिक्तियों के विरुद्ध में जो परीक्षा होगी या ये जो 50% की जो बहाली है, इसके लिए जो परीक्षा होगी वह पूरी तरह विभागीय परीक्षा होगी। फिर यदि किसी के मन में यह सवाल पैदा हो जाए कि इससे किसे फ़ायदा हुआ, जी हाँ, इस हड़ताल से किसे फ़ायदा हुआ, तो इस हड़ताल से सभी एनएचएम कर्मियों को फ़ायदा हुआ है। चाहे वो आरबीएसके से हों, चाहे वे जेसेक्स से हों, चाहे वो किसी अन्य विभाग यानी टीबी विभाग से हों, नेत्र सहायक हो, कुछ भी, सभी अनुबंध कर्मियों को इससे फ़ायदा हुआ। और साथ ही हमें गर्व करने वाली यह बात है कि हमारे हड़ताल से सीएचओ, बैम, बीपीएम, डैम, डीपीएम, इन सबको भी फ़ायदा हुआ। यानी हमने हड़ताल में रहकर भी अपनी सेवाओं को छोड़ा नहीं, हड़ताल में रहकर भी हमने किसी का फ़ायदा ही किया। है ना यह गर्व करने की बात। तो खुशी से झूमिए और अपना सीना चौड़ा करके घूमिए, क्योंकि इस हड़ताल में हमने खोया नहीं, बहुत कुछ पाया है। आप संतुष्ट हैं तो यह मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आप असंतुष्ट हैं मेरे इस वीडियो से और आपके मन में अभी और सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इंतज़ार करूंगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आपकी जो भी सवाल है उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार बैठी हूँ। धन्यवाद। एक सवाल फिर से सबके मन में चल रहा होगा कि क्या इसमें 1932 का जो खतियान है वह लागू होगा कि नहीं। जी नहीं, बिल्कुल इसमें लागू नहीं है। है ना खुश होने वाली बात। खुश होइए, खुशियाँ मनाइए।